नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्माइल प्रोग्राम के तहत 10वीं 12वीं के मॉडल पेपर जारी किए। आप सभी से निवेदन है कि आप इन्हें हल करें। दिक्कत आने पर घर पर ही इस वीडियो की सहायता लें एवं पढ़ाई जारी रखें। इन प्रश्नों के हलों का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न, एक पतंग भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसके धागे का भूमि से झुकाव 30 डिग्री है, तो धागे की लंबाई क्या होगी। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक पतंग है जो भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मान लो यहाँ ए बी ऊंचाई पर एक पतंग है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, और यहाँ कोई बिंदु है, पॉइंट सी पे कोई बिंदु है जिससे पतंग का धागा बांधा गया है, और हमें इस धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। यहां से पतंग की ऊंचाई है ए बी बराबर 90 मीटर, और धागे की ऊंचाई, धागे की लंबाई ए सी हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न। तो यहाँ 90 डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री कोण सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये तो इसका कर्ण है, ये इसका आधार होगा, और ये होगा इसका लंब। और यहाँ इसमें 30 डिग्री कोण बना हुआ है, दिया गया है कि डोरी भूमि से 30 डिग्री कोण बनाती है। तो देखिए हमें लंब दिया गया है और कर्ण ज्ञात करना है, तो इसमें हम सूत्र लगाते हैं LAL KKA। इसका उपयोग करते हुए यहाँ लंब और कर्ण के मध्य ये सूत्र आएगा साइन थीटा का। तो यह सूत्र लग रहा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब, इसमें लंब का मान हमारे पास ए बी है, कर्ण का मान ए सी है। साइन 30 का मान होता है 1/2, और ए बी का मान हमारे पास इसमें दिया गया है 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर, और AC हमें ज्ञात करना है। यहाँ से गुणा करते हैं, इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो पास आ जाएगा AC बराबर 180 मीटर। धागे की लंबाई, धागे की लंबाई बराबर 180 मीटर होगी। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है, दो खिलाड़ी P और Q शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि P द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 3/7 है। Q के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तुम शुरू। P के मैच जीतने की प्रायिकता PE बराबर 3/7, ये हमें दिया गया है। और इसमें हमें Q के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पहले P के मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां होगा P के मैच हारने की प्रायिकता PE मैच हारने की प्रायिकता होगी मार्क्स, ये हमें ज्ञात करना है। अब चूंकि हमें पता है कोई भी घटना घटित होगी प्लस घटना घटित नहीं होगी, इन दोनों का योग होता है 1। तो हम इस सूत्र की सहायता से P के मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो ये होगा PE मैच हारने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस P के मैच जीतने की प्रायिकता। यहां से पास होगा 1 माइनस 3/7, इसका लघुत्तम लेंगे, 7 लघुत्तम होगा, 7 माइनस 3, यहां से इसके बटे 1 करेंगे तो लघुत्तम लेने पर आ जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4/7। तो यहाँ P के मैच हारने की प्रायिकता 4/7 है। जब P मैच हारेगा तब Q मैच जीतेगा, क्योंकि P और Q दो ही मैच खेल रहे हैं। तो अब यहां लिखेंगे Q के
मैच जीतने की प्रायिकता बराबर होगी पी के मैच हारने की प्रायिकता। मैच हारने की प्रायिकता, क्यू मैच तब जीतेगा तब पी मैच हारेगा, तो क्यू के मैच जीतने की प्रायिकता हो गई क्यू ई बराबर पी बार मैच हारता है, क्यू ई बराबर 4/7, ये होगी क्यू के मैच जीतने की प्रायिकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, तब बीसी 4 सेमी एवं क्यूआर 9 सेमी हो, तो त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हमें दो त्रिभुज दिए गए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। एक त्रिभुज है एबीसी, दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। इसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ज्ञात करना है इसमें एरिया ऑफ एबीसी अनुपात एरिया ऑफ पीक्यूआर, इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। साथ इसमें हमें ये दिया गया है बीसी का मान 4 सेमी है और क्यूआर का मान 9 सेमी है। एक बार देखिए सही विचार और हाँ। अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। शुरुआत करते हैं दिया हुआ से। हमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। अब इसमें हम प्रमेय लगाएंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप हो, उनके पास प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो हम इस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पीक्यूआर। ये दो त्रिभुज समरूप हैं। अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ संगत भुजा ले लेते हैं, तो ले लिया हमने बीसी और इसकी एक संगत भुजा ले लेते हैं क्यूआर, इनके वर्ग के बराबर होता है। अब यहां से मान रख लेते हैं। बीसी का मान हमारे पास दिया गया 4 और क्यूआर का मान है 9, इन दोनों का करते हैं वर्ग, तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी और यहाँ आ गया एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो हमारे पास होगा एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर 4 वर्ग होता है 16 और 9 का वर्ग होता है 81। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर 16:81। यह है क्षेत्रफलों का अनुपात हो। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैदिक विधि से 32 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें 32 का घनफल ज्ञात करना है। और ये कह रहे हैं वैदिक विधि से ज्ञात करना है, तो हम इसमें अनुरूपेण विधि का उपयोग कर लेते हैं। अनुरूपेण विधि द्वारा घनफल, तो हम देखते हैं अनुरूपेण द्वारा घनफल, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो इसमें अपने प्रश्न में 2 अंक है, एक इकाई अंक है, एक दहाई अंक है। तो यहां लिखना कैसे होता है सबसे पहले देख लेते हैं। 32 की घात 3। सबसे पहले हम इसमें जो इसका दहाई अंक है 3, दहाई अंक का विस्तार करते हैं, 3 का विस्तार करेंगे तो 3 की घात यहां लिखेंगे 3। इसके बाद यहां से हमें लिखना है 3 की घात 2, फिर आएगा 3 की घात 1 और इसके बाद लिखना है 3 की घात 0। अब हमें विस्तार करना है इकाई अंक का, तो इकाई अंक का विस्तार इस साइड से करेंगे।
तो अपने पास यहाँ आएगा 2 की घात 3, फिर गुणा में 2 की घात 2, फिर गुणा में 2 की घात 1 और इसके बाद गुणा में 2 की घात 0। तो लिखने का तरीका देखना, हम इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ सबकी जो घात है वो 3 3 होनी चाहिए। इसकी घात 3 है, इसमें 4 खंड बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इन सभी की घात क्या होगी 3 होगी। और विस्तार यहाँ शुरू करना है, पहले हमें 3 की घात का विस्तार करना है, इसके बाद जो अपना दहाई अंक उसका, फिर इकाई अंक का विस्तार करना है पीछे से। 4 खंड बन गए इसके। अब हम इनको लिख लेते हैं, और एक बात ये सूत्र याद रखना कि 1 की घात 0 बराबर 1 होता है, तो किसी की भी घात 0 1 होगा। तो विस्तार करते हैं यहाँ, 3 की घात 3 का अर्थ हो गया 27 को गुणा करना है, 1 से 2 घात 0 1 होगा, फिर यहाँ 3 घात 2 9 को गुणा करना है 2 से, फिर यहां से आएगा 3 गुणा 4, फिर 1 गुणा 8, और इसको आगे हल करते हैं तो मेरे पास आएगा 27, इसको गुणा करने पर आ गया 18, और इसको गुणा करने पर आएगा 12, और यहाँ आएंगे 08। अब इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, जो उसके मध्य अंक है दोनों बीच वाले अंक उनका डबल करके जोड़ना है। तो यहाँ 18 था तो इसका डबल करके जोड़ेंगे, 36 यहाँ जोड़ना है, इसका डबल करना है, तो उनके पास यहाँ आ गया 24। अब इसको मैं कैसे लिखना है, यहाँ 32 की घात 3 बराबर, देखो यहाँ आ जाएगा 27, इसको लिख सकते हैं ओब्लिक, और इसको जोड़ दो, जोड़ने पर पास आएगा 54, फिर ओब्लिक लगाना है, फिर इसको जोड़ना है, अपने पास आएगा 36, फिर ओब्लिक 08। अब यहाँ इससे आगे कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। 32 की घात 3 बराबर, देखो पहला अंक 8 है तो हमें 8 लिखना है यहाँ। अब इस 0 को इसमें प्लस करना है 6 के साथ, तो यहाँ 6 आएगा। इस 3 को प्लस करना है हमें इसके साथ 4 के साथ, तो उनके पास आएगा 7। इस 5 को प्लस करना है 7 में, तो 5 और 7 होते हैं 12, 12 के 2 यहाँ रखना है, इसके एक असल आएगी, तो यहाँ लगा दो, यहाँ एक अधिक चिन्ह के रूप में, तो 2 रे हो जाएगा 3। तो अपने पास ये इसका घनफल होगा। अब हम इसी को याद करने का तरीका देख लेते हैं, याद कैसे कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था a की घात a प्लस b की घात 3 सूत्र पढ़ा होगा तुम सबने, a प्लस b की घात 3, इसका सूत्र होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b की घात 3, ये सूत्र पढ़ा होगा। पर अपने पास इसमें प्लस नहीं है, तो हम इस सूत्र को थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस सूत्र से हम इसको हल करेंगे, तो हम यहाँ ओब्लिक ले लें, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ ओब्लिक लगा लेंगे सभी जगह, और अपने पास जो प्रश्न है उसको हम सीधे से भी हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास था यहाँ 32 की घात 3, तो अब देखो अपने पास एक का अर्थ है वहां 3 होगा, तो यहाँ 3 की घात 3 ओब्लिक 3, फिर 1 की घात, यहाँ अपने पास एक अर्थ है, अपने पास यहाँ ये ए अंक होगा, ये बी होगा, एक अर्थ है 3, फिर लिखेंगे यहाँ 3 की घात 2, फिर यहाँ आएगा 2 ओब्लिक, फिर 3, फिर 3, इसके बाद 2 की घात 2 और ओब्लिक 2 की घात 3। हम इसको इस विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ 3 की घात 3 होगा 27, इसको गुणा करने पर हमारे पास आता है यहाँ 9 9 के 27, 27 दूनी 54, और यहाँ गुणा करने पर 9 और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 36, और यहाँ अपने पास आएगा 08। देखो यही लाइन आ गई अपने पास, तो हम इसको वैसे लिखेंगे जैसे अभी लिखा था हमने, तो इसका उत्तर आ जाएगा फिर से 8 6, ये इसमें जुड़ जाएगा 7, 5 इसमें आके जुड़ेगा 12, और एक ऐसे लाएगा 3, तो ये आ गया 32 का घनफल। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक सीधे व 15 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाएं, जो पोल के शीर्ष से 113 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर यह कैमरा कितना क्षेत्रफल में यातायात देख सकता है। तो हम प्रश्न को करते हैं अभी हल। हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रहे हैं, तो हमें दिया गया इसमें कि एक 15 मीटर ऊंचा कोई एक पोल है जिस पर एक कैमरा लगा हुआ है। यहाँ इस पे एक कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा 113 मीटर
यह कैमरा 113 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक देख सकता है, मतलब यहां तक ही देख सकता है। ए बी अपने पास पोल है और AC दूरी है जो कैमरा देख सकता है। तो हमें इस प्रश्न में क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि यहां से कैमरा कितनी दूरी तक देख सकता है। मान लो यहां से देखेगा तो यहां से चारों तरफ कैमरा घूमेगा तो एक वृत्ताकार आकृति बनेगी। तो हमें इस वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो इसमें वृत्त बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो हमें पोल की ऊंचाई दी गई है AB और कर्ण का मान दिया गया है 113। पोल की ऊंचाई AB बराबर 15 मीटर और यहां से उसका कर्ण दिया गया है वो हमें दे रखा है। कर्ण का मान इसमें हो गया AC 113 मीटर और इसका आधार BC हमें ज्ञात करना है। तो हम यहां लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पर हमें यहां इसमें आधार का मान ज्ञात करना है तो उनके पास सूत्र बन जाएगा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो हम यहां मान रखें तो उनके पास जो आधार है वो तो BC स्क्वायर और जो कर्ण है कर्ण का मान उनके पास दे रखा है इसमें 113 का वर्ग माइनस लंब और लंब का मान इसमें अपने पास है 15 का वर्ग। अब 113 का वर्ग करते हैं तो 113 का वर्ग होता है 12,769 और 15 का वर्ग होता है 225। अब हम इसमें से इसको बढ़ा देते हैं। यहां तो पास आ जाएगा 9 में से गया 5 4, यहां भी आएगा 4 और यहां आएगा 5 और 12। तो अपने पास आ गया BC स्क्वायर बराबर 12,544। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो BC बराबर आएगा 12,544 का रूट। हम लेते हैं इसका वर्गमूल। अब देख लेते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये आएगा 12,544। देखो वर्गमूल हम दो विधि से करते हैं, एक तो गुणनखंड विधि है एक भाग विधि है। तो हम इसको भाग विधि से कर लेते हैं। सबसे पहले दो का समूह बनाएंगे पीछे से तो यहाँ 0 1 आएगा। अब एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 1 से अधिक नहीं हो तो वो संख्या 1 है तो यहाँ 1 आएगा। अभी यहाँ इनको गुणा करके 0 1 इसमें से घटा देंगे और दोनों को गुणा करने पर 0 1 आएगा तो यहाँ तो इनको जोड़ेंगे प्लस करके और यहाँ गुणा करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ घटाने पर आएगा 0 0। अब जोड़े सहित 2 अंक दोनों नीचे उतार लेंगे, यहाँ आएगा 25। अब इस 2 में हम इस 2 का भाग देंगे तो उनके पास आएगा 1 तो यहाँ भी लिखेंगे 1 और यहाँ भी गुणा करके 1 लिखेंगे, आ जाएगा 21। अब इसको हम इसमें घटा देते हैं तो उनके पास आता है 0 4। अब ये दो संख्या नीचे आ जाएगी, 4 4 44 नीचे उतार लेंगे हम यहाँ। अब यहाँ इनको जोड़ देते हैं तो पास आता है 22। अब 22 का भाग इस 44 में देते हैं तो उनके पास भाग जाता है 2 बार तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको गुणा करते हैं इनसे 2 गुणा 2 4 4 4, यहाँ से इस फल आता है 0। तो इसका जो भागफल आएगा इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 112। तो उनके पास आ गया BC बराबर 112। तो इस त्रिभुज का जो आधार है वो BC होगा 112, पर यही आधार वृत्त के लिए त्रिज्या होगा। वृत्त की त्रिज्या R बराबर त्रिभुज का आधार त्रिभुज का आधार तो उनके पास आएगा R बराबर 112। अब हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो ये वृत्ताकार आकृति है तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट या
वृत्त का क्षेत्रफल, अविष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मान रख लेते हैं, पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान मेरे पास आ गया 112 का वर्ग, तो 2 बार 112 लिख देंगे, 112 गुणा 112, इसको काट लेते हैं 22 गुणा, अब इसमें हम देते हैं 7 का भाग, तो ये आएगा 7 एकम 7 और बचे 4 42 6 गुणा 112। अब इन सबको हम गुणा कर लेते हैं और गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, तो इनको गुणा करने पर आएगा 39,424 मीटर स्क्वायर। तो ये अपना इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, या ये कैमरा जितना क्षेत्रफल देख सकता है उसका क्षेत्रफल होगा।